अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 11 जो कि हमारे साथ लास्ट यूनिट है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, जो कि रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसके साथ साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झैल टॉपिक्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे टर्शरी प्रिवेंशन को कि टर्शरी प्रिवेंशन किसे कहते हैं, और इसके साथ साथ रिहैबिलिटेशन पर बात करेंगे कि रिहैबिलिटेशन से क्या मुराद है। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे द बिहेवियर एंड रिहैबिलिटेटिव नीड्स ऑफ पीपल, लोगों के जो बिहेवियर होते हैं और उनके जो रिहैबिलिटेटिव नीड्स होते हैं, तो उस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्स ऑफ फैमिलीज़ एंड कम्युनिटीज़ टूवर्ड रिहैबिलिटेटिव नीड्स ऑफ क्लाइंट्स, क्लाइंट्स के जो रिहैबिलिटेटिव नीड्स होते हैं, ज़रूरियात होते हैं, तो उसके से मुतालिक जो कम्युनिटीज़ होती है और जो फैमिलीज़ होते हैं उनके क्या रिस्पॉन्सेस होते हैं, तो इस पर हम डिटेल के साथ आज बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं रिकवरी से। रिकवरी किसे कहते हैं? व्हाट इज रिकवरी? रिकवरी इज द प्रोसेस इन विच पीपल आर एबल टू लाइव, वर्क, लर्न एंड पार्टिसिपेट फुली इन देयर कम्युनिटीज इज कॉल्ड रिकवरी। डियर स्टूडेंट्स, रिकवरी क्या है? रिकवरी यूजुअली हमारे साथ एक अमल होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें जो लोग होते हैं वो इस काबिल होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी जो है उसको जो है हेल्थली गुजार सकते हो, वर्क कर सकते हो, सीख सकते हो और हर तरह के जो काम है कम्युनिटीज़ में उसमें जो है मुकम्मल तौर पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिकवरी प्रोसेस कहते हैं। और जो इंडिविजुअल ये काम करते हैं तो उसको हम रिकवर कहते हैं। ठीक है, जो इंडिविजुअल रिकवर्ड मतलब इस काम को कर लेता है तो वो यूजुअली रिकवर्ड हो चुका होता है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिकवरी कहते हैं। सिंपल अल्फाज में रिकवरी का मतलब ये है कि ये हमारे साथ वो अमल होता है जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपने एबनॉर्मल हालत से जो है दोबारा नॉर्मल हालत की तरफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर अपनी ज़िंदगी को हेल्थली गुजारते हैं, अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं, सीखते हैं और इसी तरह से कम्युनिटी में जो है मुकम्मल तौर पर हर किस्म के कामों में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो इस किस्म के अमल को क्या कहते हैं? रिकवरी कहते हैं। रिकवरी इज़ अ जर्नी। रिकवरी जो है यूजुअली हमारे साथ एक जर्नी होती है ऑफ हीलिंग, मतलब हीलिंग का एक जर्नी होता है, हीलिंग की जो है एक जर्नी होती है। एंड चेंज इनेबलिंग अ पर्सन विद अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स to live a meaningful life in a community of his or her choice well to achieve his or her full potential। ठीक है, रिकवरी यूजुअली हमारे साथ ये हीलिंग की एक जर्नी होती है जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वो क्या होते हैं, अपने एबनॉर्मल स्टेटस से जो है वो हीलिंग की तरफ जो है वो आ रहे होते हैं, वो जो है नॉर्मल की तरफ जो है वो आ रहे होते हैं। और इसी तरह से उनकी जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसमें जो है काफ़ी हद तक तब्दीलियाँ जो है वो रोनुमा होती रहती है टाइम के साथ साथ, जिसके बाद वो जो है अपनी एक बामकसद ज़िंदगी जो है गुजारना शुरू कर देते हैं और इसी तरह से अपनी कम्युनिटी में जो है वो क्या करते हैं, मुकम्मल भरपूर हिस्सा लेते हैं और अपनी जो फुल पोटेंशियल है, ठीक है, वेलनेस की, उसको अचीव कर लेते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिकवरी कहते हैं। ठीक है, सिंपल अल्फाज में रिकवरी से मुराद ये है कि जब कोई बंदा बीमार हुआ होता है तो बीमारी से ठीक होने के लिए वो जितना वर्क करता है, जितना काम करता है, मेडिसिन लेता है, ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है, तो जब एबिलिटी से वो एबिलिटीज़ की तरफ आता है, एबनॉर्मलिटी से वो नॉर्मलिटी की तरफ आता है और अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिकवरी कहते हैं।
साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन क्या है? साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन नोन एज साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन is a comprehensive strategy for meeting the needs of person with severe and persistent mental illness. साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन, इसको आप साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन भी कह सकते हैं। ये हमारे साथ एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज़ होती है, कम्प्रिहेंसिव तरीके होते हैं जिसके ज़रिए हम उन लोगों की क्या करते हैं, उन लोगों की ज़रूरियात पूरी करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेवियर और मुसलसल मेंटल इलनेस का शिकार हुए होते हैं। तो उनकी जो ज़रूरियात है, बेसिक जो नीड्स है, उसको पूरा करने के लिए इन स्ट्रेटजीज़ को अपनाए जाते हैं ताकि उनकी जो ज़रूरियात है, जो कि इफ़ेक्टेड लोग होते हैं, तो वो पूरी की जा सके। तो इस पूरे अमल को क्या कहते हैं? साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन या साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन कहते हैं। It refers to effort to restore person with psychiatric disabilities to optimal state of constructive activity. साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन से मुराद ये है कि इसमें हम यूजुअली उन लोगों को इस तरीके से ट्रीट करते हैं जो कि मेंटल डिसेबिलिटी का शिकार हुए हो या साइकेट्रिक डिसेबिलिटी का शिकार हुए हो। तो उनको हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि उनकी जो डिसेबिलिटी है वो कम से कम हो और उनके जो फंक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, वो एक्सप्लोर हो और वो अपनी जो ज़िंदगी है उसको जो है खुलकर जिए और बग़ैर किसी टेंशन के जिए। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन कहते हैं। रिकवरी रेफर्स टू इंडिविजुअल लेवल ऑफ प्रोग्रेस। रिकवरी से मुराद ये है कि जो इंडिविजुअल अफेक्टेड लोग होते हैं वो कितने हद तक जो है दोबारा जो है वो ठीक हो गए हैं, उनकी सेहत में किस हद तक जो है प्रोग्रेस आ गई है, तो इसको कहते हैं रिकवरी। That is his her ability to cope with the illness, disability and self image as a functioning person। ठीक है, जिसमें उनमें ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो फिर अपनी बीमारी के साथ जो है अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, अपनी डिसेबिलिटी के साथ अपनी ज़िंदगी को बआसानी से जो है गुजार सकते हो और वो अपने आप को जो है फुली फंक्शन पर्सन जो है वो कंसीडर करते हो। तो इसका मतलब ये है कि वो रिकवर्ड हो चुके होते हैं और इस अमल को रिकवरी कहते हैं, जिसमें हम किसी भी इंडिविजुअल को जो है इनएबिलिटी से एबिलिटी की तरफ लाते हैं। ठीक है। टर्शरी प्रिवेंशन इन साइकेट्रिक केयर। साइकेट्रिक केयर में जो टर्शरी प्रिवेंशन की जाती है तो उस पर हम बात करेंगे। गोल ऑफ टर्शरी प्रिवेंशन इज़ टू लिमिट द अमाउंट ऑफ डिसेबिलिटी एंड मल एडाप्टिव फंक्शनिंग रिजल्टिंग फ्राम एन इलनेस। अब हम जो टर्शरी प्रिवेंशन देते हैं तो टर्शरी प्रिवेंशन का जो हमारा बुनियादी मकसद, हमारा जो गोल होता है वो यही होता है कि बीमारी की वजह से जो इंडिविजुअल इफ़ेक्ट हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो डिसेबिलिटी का शिकार हुए होते हैं या उनके फंक्शन जो है वो मल एडाप्टिव हुए होते हैं, तो उन डिसेबिलिटी और मल एडाप्टिव फंक्शनिंग को हम क्या करते हैं, कम से कम लिमिट में लाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो फंक्शन है उसको हम एनहांस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टर्शरी प्रिवेंशन कहते हैं। और टर्शरी प्रिवेंशन हम इसी मकसद के लिए करते हैं कि जो डिसेबल लोग हैं उसको हम दोबारा एबल बनाए। ठीक है, डिसेबल से हम उसको दोबारा एबल बनाए काम करने के लिए, तो इसको हम टर्शरी प्रिवेंशन कहते हैं और इस मकसद के लिए करते हैं। कंसेप्ट ऑफ टर्शरी प्रिवेंशन रिलेवेंट टू पेशेंट विद सीरियस मेंटल इलनेस। ठीक है, इसी तरह से जो टर्शरी प्रिवेंशन है हम यूजुअली उन लोगों को देते हैं, हम उन पेशेंट को देते हैं जो कि सीरियस मेंटल इलनेस का शिकार हुए हो। ठीक है, तो उन पेशेंट को हम टर्शरी प्रिवेंशन ख़ास तौर पर देते हैं। 1 in 17 adults in USA have serious mental illness। ठीक है, इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में हर 17 एडल्ट में एक बंदा जो है वो सीरियस मेंटल इलनेस का शिकार हुआ है या होते हैं। नर्सेस केयर फॉर दीज पीपल इन अ वेराइटी ऑफ सेटिंग। और इसी तरह से जो नर्सेस होते हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस तरह के पेशेंट की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। रिहैबिलिटेशन ये हमारे साथ डियर स्टूडेंट वो प्रोसेस होता है, वो अमल होता है जिसमें हम बीमारी की वजह से जो
इफ़ेक्टेड लोग डिसेबल हुए होते हैं, मल एडाप्टिवनेस का शिकार हुए होते हैं, तो उनकी जो डिसेबिलिटी होती है, उनकी जो मल एडाप्टिविटी होती है, तो हम उसको कम से कम करते हैं और उनके फंक्शन को बहाल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो कम्युनिटी में बेहतर तरीके से ज़िंदगी को गुजार सके। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिहैबिलिटेशन कहते हैं। अब टर्शरी प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, तो टर्शरी प्रिवेंशन इज कैरिड आउट थ्रू एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाइड एज रिहैबिलिटेशन, ठीक है, which is the process of helping the person to return to the highest possible level of functioning। हम टर्शरी प्रिवेंशन यूजुअली पेशेंट्स को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो है देते हैं, जो कि रिहैबिलिटेशन के दौरान हम उनको देते हैं। रिहैबिलिटेशन का मैंने आपको बताया कि रिहैबिलिटेशन यूजुअली ये वो अमल होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें हम उन लोगों की मदद करते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो कि डिसेबल हो चुके होते हैं, जो कि दूसरे लोगों के मोहताज हो चुके होते हैं, मोहताज बन चुके होते हैं। तो उनकी मोहताजी को ख़त्म करने के लिए और उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम जो जदोजहद करते हैं, जो मेहनत करते हैं उन लोगों पर, डिसेबल लोगों पर, उनको एबल बनाने के लिए, तो इस पूरे प्रोसेस को हम रिहैबिलिटेशन कहते हैं। और हम टर्शरी प्रिवेंशन के ज़रिए उनको रिहैबिलिटेशन प्रोसेस या रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं। Psychiatric rehabilitation is a combination of services incorporating social, educational, occupational, behavioral, and cognitive interventions aimed to long-term recovery and maximization of self-efficiency. Sufficiency is called psychiatric rehabilitation। Psychiatric rehabilitation भी ये भी हमारे साथ टर्शरी प्रिवेंशन की तरह से एक प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें हमारे साथ बहुत सारे सर्विसेज जो है वो मिलकर काम कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे साथ इनकॉर्पोरेटिंग सोशल, एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल, बिहेवियरल और कॉग्निटिव, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मिलकर काम करते हैं और जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए जो है उनको रिकवर करते हैं और उनको जो है इंडिपेंडेंट बनाते हैं, दूसरों की मोहताजी से उनको क्या करते हैं? आज़ाद कराते हैं। तो इस पूरे अमल को साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन कहते हैं। Psychiatric rehabilitation grew out of a need to create opportunities for people diagnosed with severe mental illness to live, learn and work in their own communities। ठीक है, जो साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन है तो ये यूजुअली क्या करते हैं? ये यूजुअली उन अफेक्टेड लोगों को क्या करती है? अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है जो कि सीरियस मेंटल इलनेस की वजह से डिसेबल हो चुके होते हैं। तो उनको जो है अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं और उनको जो है काम करने के मौके देते हैं कि वो कम्युनिटी में दूसरे लोगों के साथ जो है बराबर मिलकर जो है वो कम्युनिटी में जो है उनके साथ रोल प्ले करे और अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी को गुजार सके। ठीक है, इसके साथ साथ साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन यूजेस अ पर्सन सेंटर पीपल टू पीपल अप्रोच दैट डिफर्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल मेडिकल मॉडल ऑफ केयर। ठीक है, साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन में हम क्या करते हैं? पर्सन सेंटर यूजेस अ पर्सन सेंटर, मतलब पीपल टू पीपल अप्रोचेस के ज़रिए जो है हम क्या करते हैं? ये रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, जो कि जो रिवायती तौर पर जो मेडिकल मॉडल ऑफ केयर होता है, रिवायती तौर पर जो मेडिकल केयर दी जाती है उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन work is undertaken by psychiatrists, psychologists, occupational therapists, social worker and counselor। अब जो रिहैबिलिटेशन का काम होता है तो ये यूजुअली साइकेट्रिस्ट करते हैं, साइकोलॉजिस्ट करते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करते हैं, सोशल वर्कर्स और जो काउंसलर्स होते हैं, तो ये सारे जो है मिलकर क्या करते हैं? रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, गोल्स ऑफ साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन। साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन का बुनियादी मकसद क्या होता है? किस मकसद के लिए हम साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन करते हैं? तो ये हम इस मकसद के लिए करते हैं टू अचीव रिकवरी, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम रिकवरी को अचीव किया जा सके, मैक्सिमम कम्युनिटी इंटीग्रेशन। इसी तरह से जो कम्युनिटी इंटीग्रेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेहतर से बेहतर बनाएं। ठीक है, तो इस मकसद के लिए हम साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन करते हैं। Characteristics of serious mental illness।
अब जो सीरियस मेंटल इलनेसेस है इसके क्या खसूसियात है, इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स है, इस पर हम बात करेंगे। पीपल हु हैव सीरियस मेंटल इलनेस आर लाइकली टू हैव प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिम्टम्स। वो लोग जिनको सीरियस मेंटल इलनेसेस होते हैं तो इनमें ख़ास तौर पर प्राइमरी और सेकेंडरी सिम्टम्स जो है पाए जाते हैं। जो प्राइमरी सिम्टम्स है वो ये है कि प्राइमरी सिम्टम्स आर डायरेक्टली काज बाय इलनेस। प्राइमरी सिम्टम्स जो है ये डायरेक्टली बीमारी की वजह से काज होते हैं। मिसाल के तौर पर हेलुसिनेशन हो गया, डिल्यूजन हो गए, आर प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। ये हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन जो है ये शिज़ोफ्रेनिया के जो है प्राइमरी सिम्टम्स है। मतलब जब किसी को शिज़ोफ्रेनिया काज हो जाए तो उनमें ये हेलुसिनेशन और डिल्यूजन आपको कॉमनली देखने को मिलेगा। हेलुसिनेशन से मुराद फॉल्स परसेप्शन अबाउट समथिंग एंड डिल्यूजन मीन फॉल्स बिलीव्स अबाउट समथिंग इज कॉल्ड डिल्यूजन्स। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये शिज़ोफ्रेनिया के प्राइमरी सिम्टम्स है, एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से इलेशन एंड हाइपर एक्टिविटी आर प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। इलेशन और जो हाइपर एक्टिविटी है ये बाइपोलर डिसऑर्डर के प्राइमरी सिम्टम्स में आते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है और ये दोनों जो है प्राइमरी सिम्टम्स है किसके, सीरियस मेंटल इलनेस है। ठीक है, जब कोई बंदा जो है सीरियस मेंटल इलनेस का शिकार हो तो उनमें जो है शिज़ोफ्रेनिया और हाइपर बाइपोलर डिसऑर्डर ये दोनों पाए जाएंगे। इसी तरह से सेकेंडरी सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सच एज लोनलीनेस and social isolation are caused by person response to the illness or a treatment। ठीक है, सेकेंडरी सिम्टम में अगर हम बात करें तो आपको सेकेंडरी सिम्टम में पेशेंट जो है जो सीरियस मेंटल इलनेस का शिकार हुए होते हैं तो वो आपको अकेलापन के शिकार जो है नज़र आएंगे। वो अकेले अकेले जो है रहेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ सोशली वो आइसोलेट हुए होंगे। उन्होंने जो है सोशली अपने आप को आइसोलेट किया होगा लोगों के साथ, उनका मिलना जुलना बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। इसके साथ साथ लोगों के साथ बातचीत करना, लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, ये सब कुछ उनमें क्या हुआ होता है, ख़त्म हो चुका होता है और पसंद नहीं करते। ठीक है, तो ये प्राइमरी सिम्टम और सेकेंडरी सिम्टम यूजुअली आपको सीरियस मेंटल इलनेस में देखने को मिलेगी। Behavior related to primary symptoms may violate social norms and be considered unusual। ठीक है, इसी तरह से जो प्राइमरी सिम्टम्स में जो पेशेंट होते हैं तो उनके बिहेवियर जो है वो ऐसे होते हैं कि वो माशरे के जो कानून व कवायद होते हैं तो उसकी क्या करते हैं, उसकी वायलेशन करते हैं, उन कानून व कवायद को तोड़ते हैं और ये यूजुअली उनमें पाया जाता है। ठीक है, सोसाइटी ट्राइज टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्राम द पर्सन नॉर्म वायलेशन। ठीक है, इसी तरह से फिर जो सोसाइटी के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि इस बंदे से जो है वो अपने जो हकूक़ है, अपने जो ज़िम्मेदारियां है उससे को क्या करे, उसको महफूज रखे और ये बंदा जो है उनकी जो हकूक़ वगैरह है उसको वायलेट ना करे, उसकी हक तलफी ना करे। एज बिहेवियर प्रॉब्लम बिकम मोर सीरियस, जब ये बिहेवियर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो पीपल इंक्रीजिंगली आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज मेंटली इल, तो लोग जो है फिर अपने आप को जो है मेंटली तौर पर इल महसूस करते हैं। दे बिगिन टू रिलेट टू सोसाइटी इन टर्म ऑफ दिस आइडेंटिटी रेदर देन अदर। ठीक है, फिर ये अपने आप के तरह जो है दूसरे लोगों को भी क्या करते हैं, वो मेंटली तौर पर बीमार जो है वो कंसीडर करते हैं, जैसे कि वाइफ हो गई, मदर हो गई, हस्बैंड, फादर एंड वर्कर्स हो गए। द पर्सन एक्सेप्टेंस ऑफ मेंटल status and adjustment to society in terms of this role are accompanied by secondary symptoms of socially serious mental illness। जब बंदा जो है अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं जो है ज़हनी तौर पर बीमार हो गया हूँ, तो इसके एक्सेप्ट करने के साथ साथ उसमें जो सेकेंडरी सिम्पटम्स है, ठीक है, वो भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर अकेलापन का शिकार रहता है, लोगों के साथ वो ज़्यादा उठता बैठता नहीं है और बस एंटी सोशल बिहेवियर को वो अपना लेता है। तो ये सेकेंडरी सिम्पटम्स है सीरियस मेंटल इलनेस के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं बिहेवियर रिलेटेड टू सीरियस मेंटल इलनेस। सीरियस मेंटल इलनेस की वजह से जो बिहेवियर होता है लोगों का, इफेक्टेड इंडिविजुअल लोगों का, तो वो कैसे होता है। ब्लॉक टू रिकवरी ऑफ इंडिविजुअल विद सीरियस मेंटल इलनेस इंक्लूड पुअर्टी, विक्टिमाइजेशन एंड स्टिग्मास। ठीक है,
कहते हैं कि वो लोग जो कि सीरियस मेंटल इलनेस का शिकार हुए होते हैं, तो पहले तो ये बात है कि वो जो है बहुत ज़्यादा गुर्बत का शिकार होते हैं। इसके अलावा विक्टिमाइजेशन से मुराद ये है कि वो लोगों के जो है नज़रों में क्या होते हैं, लोगों के नज़रों का शिकार बनते हैं, लोग उनको बुरा भला कहते हैं। इसके अलावा जो माशरा है उनको एक्सेप्ट नहीं करता, और स्टिग्मा से मुराद ये है कि उनके पीछे जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते रहते हैं, उनको बुरा भला कहते रहते हैं। पीपल विद सीरियस मेंटल इलनेस आर ऑफन अनएम्प्लॉयड। इसके अलावा जो सीरियस मेंटल इलनेस के शिकार होते हैं लोग, तो वो ज़्यादातर अनएम्प्लॉय भी होते हैं, उनको जॉब नहीं देते लोग। लेस लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन क्लोज रिलेशनशिप। इसके अलावा उनका जो क्लोज रिलेशनशिप है वो भी ना होने के बराबर होता है, उनका लोगों के साथ ताल्लुकात नहीं होते और लोग उनके साथ बनाना भी पसंद नहीं करते। एंड टेंड टू हैव फीवर फाइनेंशियल रिसोर्सेज दैन देयर पीयर्स। और इसके साथ साथ उनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनके ग्रुप में तो वो भी ना होने के बराबर होते हैं, फाइनेंशियली भी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। स्टिग्मा एक्सपीरियंस बाय दोज हु आर मेंटली इल हैज़ बीन लिंक टू सेल्फ इस्टीम। अब वो पेशेंट जो कि मेंटली तौर पर बीमार होते हैं, ज़हनी तौर पर वो कमज़ोर होते हैं, तो लोग उन के पीछे तरह तरह की बातें करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो सेल्फ़ इस्टीम है, एहसास खुददारी जो कि जिसे हम कहते हैं, या इज़्ज़त नफ्स जिसे हम कहते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, मुतासिर हो जाता है लोगों की बातों की वजह से। A study of women with mental illness found that when there was a low perception of discrimination and the women did not believe their discrimination was sincere, they had higher self-esteem. एक स्टडी पर जो है, एक वुमेन पर जो है स्टडी की गई थी जो कि मेंटल इलनेस का शिकार थी। तो उसके बारे में जो रिसर्च किया गया था, उस रिसर्च से जो है ये पता चला था कि एक औरत जो कि मेंटली इल थी, लेकिन लोग जो है उनके पीछे बातें नहीं करते थे, उनमें जो है फ़र्क नहीं करते थे, और उनके साथ जो रिलेशनशिप था वो बिल्कुल नॉर्मल था। तो इस वजह से उस औरत की जो सेल्फ़ इस्टीम है, इज़्ज़त नफ्स जो है, वो बिल्कुल उसी तरह से थी और उसमें किसी किस्म की कमी नहीं आई हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा जो है वो ज़हनी तौर पर बीमार है, लेकिन आपका जो रवैया है उसके साथ आपका रवैया जो है इंसानों वाला हो, आप उनको तब भी इंसान समझते हो जब वो बीमार होते हैं, ज़हनी तौर पर वो ठीक नहीं होते, उस टाइम भी आप उनको इंसानों की तरह ट्रीट करते हो, तो इससे उनकी जो इज़्ज़त नफ्स है वो महफूज रहती है, उसमें कमी नहीं आती, और उनको बेइज्जती जो है वो महसूस फिर नहीं होती। फिर जो है वो माशरे का अपने आप को माशरे का एक हिस्सा जो है वो समझते हैं। द इफेक्ट ऑफ स्टिग्मा, पॉवर्टी एंड विक्टिमाइजेशन शुड बी इंक्लूडेड इन पेशेंट असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग। इसी तरह से जब भी हम फिर पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं और प्लानिंग करते हैं, तो इस ट्रीटमेंट और प्लानिंग में हम उस पेशेंट से रिलेटेड जितने भी स्टिग्मास है, पॉवर्टी और विक्टिमाइजेशन बातें हैं, तो उसको भी हम फिर क्या करते हैं, काबिल गौर लाते हैं और उस पर भी हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। गाइडलाइन प्रिंसिपल ऑफ साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन। सो गाइडलाइन प्रिंसिपल क्या है साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन के लिए? वो ये है कि इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ सर्विसेज। आप जो है सर्विसेज जो है सबको जो है प्रोवाइड करें, ठीक है, जो कि मेंटल इलनेस का शिकार हुए हो। मैक्सिमम क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट, प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस। इसके अलावा क्लाइंट जो पेशेंट है उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, उनकी जो राय है वो उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनकी जो पसंद नापसंद है उसका ख्याल जो है हमें जो है रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ पार्टनरशिप बिटवीन सर्विसेज प्रोवाइडर एंड सर्विसेज रिसेप्शन। जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं और जो सर्विसेज रिसीव कर रहे होते हैं, इनके दरमियान पार्टनरशिप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा नॉर्मलाइज कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज, कम्युनिटी बेस्ड जितने भी सर्विसेज है उसको नॉर्मल रखने चाहिए। फोकस ऑन स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ पर जो है फोकस करनी चाहिए। कोर एलिमेंट ऑफ साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन। अब साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो क्या है? रिहैबिलिटेशन प्रोसेस प्रीसीड थ्रू
रिहैबिलिटेशन का जो प्रोसेस है मंदरजा झेल तरीक़ों से जो है ये आगे बढ़ता है। सबसे पहले कंज्यूमर चॉइसेस। कंज्यूमर चॉइसेस मतलब जो इफ़ेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं जिनको रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है, तो उनके चॉइस का होना बहुत ज़रूरी है, उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ असेसमेंट ऑफ रीडनेस इंक्लूड, रीडनेस जो असेसमेंट हम करते हैं उसमें मंदरजा झेल चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले नीड फॉर चेंज, तब्दीली लाने की ज़रूरत जो है उनको होनी चाहिए। कमिटमेंट फॉर चेंज, इसके साथ साथ जो है वो आपके पास या आपके साथ जो है वो कमिटमेंट करे, वो आपके साथ अहद करे कि हमने जो है इस तब्दीली को लाना है। इसके अलावा इन्वायरमेंट अवेयरनेस, माहौल के बारे में उनको जो है अवेयरनेस हो, उनको जो है ख़बर हो, ठीक है, माहौल से वो बाखबर रहे। इसके साथ साथ सेल्फ़ अवेयरनेस, अपने आप से जो है वो बाखबर हो। क्लोजनेस टू प्रैक्टिशनर, और इसके साथ साथ प्रैक्टिशनर के साथ उनकी जो रिलेशनशिप है वो अच्छी हो। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है रिहैबिलिटेशन प्रोसेस पर। इसके साथ साथ रिहैबिलिटेशन डायग्नोसिस इज़ बेस्ड ओवर आर रिहैबिलिटेशन गोल। जितने भी हमारे साथ रिहैबिलिटेशन डायग्नोसिस है वो रिहैबिलिटेशन गोल्स पर जो है डिपेंड करती है। फंक्शनल असेसमेंट, विच एरिया नीड टू वर्क। फंक्शनल असेसमेंट में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि किस चीज़ की हमें बेहतर करने की ज़रूरत है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इसके साथ साथ उस पेशेंट की जो कमज़ोरियाँ हैं और जो ताकत है उसको हम असेस करते हैं। रिसोर्सेज असेसमेंट में हम क्या करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज है उसको हम देखते हैं कि अवेलेबल है या नहीं। रिहैबिलिटेशन प्लान में हम क्या करते हैं, द गोल एंड ऑब्जेक्टिव दैट क्लाइंट नीड टू अचीव एंड स्किल्स एक्विजन, ठीक है, एक्विजिशन। रिहैबिलिटेशन में हम अपने लिए वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं जिसकी क्लाइंट को ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके साथ साथ रिहैबिलिटेशन इंटरवेंशन में हम स्ट्रेटजीज, उन तरीक़ों को अपनाते हैं जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, रिहैबिलिटेशन को अचीव करना चाहते हैं या करते हैं। इवॉल्वेटिंग रिहैबिलिटेशन प्रोग्रेस, और रिहैबिलिटेशन का जो प्रोग्रेस है उसकी हम क्या करते हैं, इवॉल्वेशन करते हैं। इवॉल्वेटिंग रिहैबिलिटेशन प्रोग्रेस, और इसी तरह से जितनी भी हमारे साथ रिहैबिलिटेशन प्रोसेसेस है उसकी हम फिर क्या करते हैं, इवॉल्वेशन करते हैं कि आया हमने अचीव कर लिया है या नहीं। साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स, साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स हमारे साथ है जिसमें हमारे साथ क्लब हाउस प्रोग्राम्स होते हैं, पार्शल हॉस्पिटलाइजेशन प्रोग्राम है और डे केयर प्रोग्राम्स है। फैमिली साइको एजुकेशन, फैमिली साइको एजुकेशन में हम क्या करते हैं, फैमिली को एजुकेट करते हैं, उनकी काउंसलिंग हम करते हैं। मेंटल इलनेस के हवाले से हम उनको एजुकेशन देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से हम उनको बताते हैं कि किस तरह से आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। स्ट्रेस रिडक्शन के बारे में हम उनको जो है टीच करते हैं कि किस तरह से आप अपनी स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के बारे में उनको बताते हैं। और इसी तरह से फैमिली एंड कंज्यूमर्स आर इन्वॉल्व, उसमें जो फैमिली और कंज्यूमर है दोनों क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। फैमिली साइको सोशल एजुकेशन आउटकम, जब फैमिली को हम साइको एजुकेशन देते हैं तो इससे क्या फ़ायदा हमें मिलता है, इससे जो है रिड्यूस रिलेप्सेस, जो सिवियर मेंटल इलनेसेस है या सीरियस मेंटल इलनेसेस है उसके आने के जो पीरियड्स होते हैं उसमें कमी आ जाती है। रिड्यूसेस हॉस्पिटलाइजेशन आना जाना जो है वो कम हो जाता है। इम्प्रूव फैमिली नॉलेज ऑफ मेंटल इलनेस, इसके साथ साथ जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो उनको जो है मेंटल इलनेस के बारे में पता चल जाता है, उनमें अवेयरनेस जो है वो आ जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ में इम्प्रूव फैमिली प्रॉब्लम सॉल्विंग, इससे जो फैमिली प्रॉब्लम है उसमें वो उसके सॉल्व होने में जो है इम्प्रूवमेंट आ जाती है। इसके अलावा में रिड्यूस फैमिली स्ट्रेस, फैमिली की जो स्ट्रेस है उसमें कमी आ जाती है। और में असिस्ट फैमिली रिकवरी, और फैमिली रिकवरी में जो है बहुत ज़्यादा जो है ये क्या करती है, हेल्पफुल साबित होती है साइको एजुकेशन, ठीक है।
सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट, गोल इज़ इंटीग्रेटेड एम्प्लॉयमेंट। इसका जो मकसद होता है सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट का वो ये होता है कि हमारे साथ जितने भी सीरियस मेंटल इलनेस के पेशेंट होते हैं तो उनको जो है जॉब के मौके दिए जाए, ठीक है, ताकि वो माशरे में एक प्रॉपर तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर वाइटल, कंज्यूमर के जो प्रेफरेंसेस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। रैपिड जॉब सर्च एंड प्लेसमेंट इंटीग्रेटेड विद साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, ठीक है। इसके साथ साथ सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट आउटकम के जो फ़ायदे हैं वो क्या होते हैं। ऑब्टेनिंग इंटीग्रेटेड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जिससे लोगों को फिर जॉब जो है वो फिर मिलती है। इसके साथ साथ जॉब टेन्यूर जो है वो क्या जो होता है ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ साथ इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑन द जॉब, जॉब में जो परफॉर्मेंस है उसमें भी बेहतरी आ जाती है। मैं इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब से जो है वो फिर सेटिस्फाई भी रहते हैं, ठीक है, इफेक्टेड इंडिविजुअल में इंक्रीज ऑन सैलरीज। इसके अलावा सैलरीज में जो है इजाफा हो जाता है। मैं हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन सिम्पटम्स एंड कॉज ऑफ इलनेस। इसी तरह से बीमारी का जो कोर्स है और जो अलामात है उस पर जो है पॉजिटिव असरात पर पड़ते हैं, ठीक है। Supported education services, supported education model most precious gift is the realization of own potential regardless of disability। डिसेबिलिटी होने के बावजूद लोगों की जो स्ट्रेंथ है, लोगों की जो ताकत है, लोगों की जो एबिलिटीज़ है उसको रिकॉग्नाइज करना ये एक बहुत बड़ी बात है। स्ट्रेंथ इन द रिकवरी, जिससे जो रिकवरी के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्ड सेल्फ इस्टीम एंड डिटर्मिनेशन, इससे जो है लोगों में इज़्ज़त नफ्स उनका जो है वो सेफ़ रहता है और उनमें जो है हिम्मत पैदा होती है। बिल्ड नॉर्मलाइजेशन इन सोसाइटी, इसकी वजह से वो फिर माशरे में जो है नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। सपोर्ट एंड रिलेशनशिप, इसके साथ साथ उनको सपोर्ट और जो रिलेशनशिप है उसमें जो है उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है जब इनको एजुकेशन सर्विसेज मिलते हैं। और इसके साथ साथ इनको जो है इनमें एक उम्मीद पैदा हो जाती है ठीक होने की। सपोर्टेड एजुकेशन सर्विसेज, अब सपोर्टेड एजुकेशन सर्विसेज में जो बैरियर्स है, बैरियर्स में स्टिग्मास आ जाते हैं, मतलब लोगों की जो है गड़ी सड़ी बातों को सुनना। इसके अलावा पर्सनल स्ट्रेस आ जाता है और इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। आउटकम इसकी क्या है, नॉर्मलाइजेशन करना, ठीक है, हालात को नॉर्मल करना, होप एंड रिकवरी का आना, एम्पावरमेंट का आना और इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ की जो क्वालिटी है वो इससे क्या होती है, इम्प्रूव होती है। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, डे केयर प्रोग्राम में हमारे साथ जो कोर एलिमेंट ऑफ डे केयर है वो ये है कि असेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन गोल्स को जो है हमने सबसे पहले असेस करना होता है और उसको देखना होता है। फिर उसके लिए हमने एक्टिविटीज़ को प्लान करना होता है, इंडिविजुअल सर्विसेज को देखना होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर इंटरवेंशन को हमने चेक करना होता है, सोशल और इमोशनल सपोर्ट को हम देखते हैं, ग्रुप बेस्ड स्किल्स एक्विजिशंस को हम देखते हैं और फैमिली सर्विसेज को हम देखते हैं। इसी तरह से सोशल गैदरिंग सेशंस हम करते हैं, एक्सरसाइज सेशंस करते हैं, फोकस ग्रुप सेशंस करते हैं, इंडिविजुअल सेशंस करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट सेशंस करते हैं, लेजर एक्टिविटीज़ करते हैं, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ को मुनक्कद करते हैं जिसमें जो डिसेबल लोग हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी तरह से लाइब्रेरी सेशंस को हम मुनक्कद करते हैं, म्यूज़िक सेशंस को किए जाते हैं, गार्डनिंग सेशन, कुकिंग सेशन, लॉन्ड्री सेशन, सपोर्टेड एजुकेशन सेशन, सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट सेशन और फैमिली सेशन, इनको क्या किए जाते हैं, अरेंज किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ लास्ट यूनिट मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला है तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।